नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन। बाजार में मजबूती बरकरार, लगातार तीसरे दिन निफ्टी 8,600 के पार हुआ बंद। मिड कैप इंडेक्स ने बनाया ऊंचाई का नया रिकॉर्ड। अच्छे नतीजों से नैस्डैक का फिर पहुंचा शिखर पर। आईएमएफ को ग्रीस से पेमेंट के बाद यूरोपीय बाजार भी 0.5% चढ़े। एशिया की मजबूत शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट। शंघाई और न्यूयॉर्क में कल अचानक हुई बिकवाली से सोने में बड़ी थी गिरावट। सोमवार को 4% गिरकर 5 साल के निचले स्तर पर पहुंचा सोना। कॉमेक्स पर भाव अब $1100 के नीचे। आज से शुरू होने वाला मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार। सर्वदलीय बैठक में पीएम ने अहम बिलों पर मांगा विपक्ष का साथ। 13 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। और आज रहेगा निफ्टी के बड़े नतीजों का सिलसिला। इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, आइडिया, केन इंडिया और एशियन पेंट्स के नतीजों पर रहेगी सबकी नजर। बताएंगे सीएनबीसी आवाज का पोल शो में आगे। सन फार्मा की आय और प्रॉफिट में हो सकती है कमी। दिलीप सांघवी ने कहा वैनबैक्सी मर्जर का दिखेगा बैलेंस शीट पर दबाव। कुछ प्रोडक्ट्स और एपीआईज को बेचने पर विचार जारी। शेयर में हो सकती है आज गिरावट। और फेज 3 एफएम नीलामी पर सरकार के फैसले के खिलाफ सन टीवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव खबर। आपका कल हमने देखा 8600 के करीब जाकर क्लोजिंग हुई और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग हुई। ये बुल्स को जरूर कॉन्फिडेंस दे रहा है, लेकिन आज देखिए एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। एशियाई बाजारों में थोड़ा हरे निशान के साथ ट्रेड हो रहा है। और अगर आप यूरोप के मार्केट्स देखें, वहां पर मामूली से हरे निशान के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। तो खराब क्यूज जरूर नहीं है वहां से, लेकिन चलिए आशीष के पास चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए इन सब संकेतों को। हाय आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग। इक्विटी मार्केट्स के लिए आज तो संकेत वाकई ज्यादा खराब नहीं है। आपको याद होगा फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट्स मिले जुले थे, यानी कि मिक्स क्लोजिंग दिखा रहे थे। कुछ मार्केट्स, कुछ इंडेक्सेस हरे निशान, कुछ मार्केट्स लाल निशान के साथ थे। कल के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकन मार्केट्स हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे थे। हालांकि माइनर गेन्स ही ईक आउट करे, लेकिन फिर भी अलबीट हरे निशान पे कामकाज हो रहा था। तो ध्यान रखें, या तो अपने रिकॉर्ड लेवल्स के बेहद करीब अमेरिकन मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक लगातार तीसरा स्ट्रेट सेशन है जब अपने नए उच्चतम स्तरों को छू रहा है। इनफैक्ट कल भी वहां पे नए लाइफ टाइम हाइज लगते हुए नजर आए। एसएनपी अपने जो हाइज थे उसको ब्रीच कर गया था, हालांकि क्लोजिंग के दौरान उन हाइज के नीचे जाके क्लोज हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने हाइज या फिर रिकॉर्ड हाई लेवल्स के आसपास ही अमेरिकन मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। और अभी पूरा तरह से फोकस अर्निंग्स पे शिफ्ट हो चुका है ग्रीस के बाद अमेरिका में। और वहां पे जिस तरह के आईटी रिजल्ट्स आ रहे हैं, फ्राइडे को भी उसकी मदद मिली थी और कल भी वहां पे उसी के चलते गेन्स देखने को मिले। आईटी इंडेक्स बेहतर परफॉर्म कर रहा है वहां पे और वही रिफ्लेक्ट होता हुआ, और खासतौर पर नैस्डैक का जो आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। यूरोप की तरफ मूव करें और वहां पे भी हमने देखा हरे निशान के साथ ही कामकाज था। इनफैक्ट ये मार्केट तो 1/4 से आधे % के आसपास का उछाल दिखा रहे थे, क्योंकि यहां पे खबरें थी, पहले अटकली थी और बाद में वो पुख्ता होता हुआ नजर आया कि ग्रीस ने आईएमएफ के जो करीब 2 बिलियन यूरोज के आसपास का पेमेंट था, जो रीपेमेंट करना था, उसका भुगतान कर दिया था। उससे वो खबरें अच्छी थी और उस खबरों के बाद हमने देखा यूरोपियन मार्केट्स में खरीदारी लौटती हुई नजर आई। एशिया की तरफ मूव करिए, क्योंकि हमने मिक्स क्यूज पिकअप करें। इनफैक्ट कहना चाहिए थोड़े से बेटर क्यूज ओवरनाइट पिकअप करें अमेरिकन मार्केट से। इसलिए एशिया पॉजिटिव साइड में मोमेंटम दिखाता हुआ, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी मार्केट्स हैं और वो मार्केट्स को एशिया बड़ा कीनली वॉच कर रहा है। कच्चा तेल, नामेक्स, ध्यान रखें अगर आप स्क्रीन पे ला सकें, $50 के आसपास काम करता हुआ आपको नजर आएगा। सोना $1100 के बेहद करीब। तो कच्चा तेल अप्रैल के बाद सबसे निचले स्तरों पर, सोना तो 5 साल के लोज के आसपास काम कर रहा है और एशियन इक्विटीज क्लोजली कमोडिटी मार्केट डेवलपमेंट को ट्रैक कर रही है। इस समय एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि एकदम सपाट कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास इंडियन मार्केट की शायद शुरुआत हो। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस एनालिसिस के लिए। लेकिन अब सबकी नजर रहने वाली है आज 6 निफ्टी की बड़ी कंपनियों पर, मानसून सत्र पर जो आज से शुरू होने वाला है। चलिए इस सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के मार्केट साइट अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल, बताइए, कल का दिन तो हमने 8,600 को डिफेंड कर लिया, क्लोज हो गए, क्या आज मुमकिन हो पाएगा? मुश्किल लगता है, थोड़े से संकेत मिक्स है। हाँ, ये जरूर है कि अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाए तो अलग बात है, वो सहारा दे सके, लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर प्रेशर बरकरार रहेगा। क्योंकि कल के सेशन में अगर आप देखें तो एफआईएस की तरफ से वायदा कारोबार में बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी, स्टॉक फ्यूचर्स में भी। हालांकि
कैश मार्केट में खरीदारी जरूर की है, लेकिन डोमेस्टिक फंड्स की बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ दिखा। तो काफी दिनों बाद फ्लोज थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, तो वो बाजारों में ऊपर के लेवल पर प्रेशर रखेंगे। पहली बात तो ये। दूसरा, सन फार्मा की प्रॉफिट वार्निंग भी जाहिर सी बात है कि निफ्टी का दिग्गज स्टॉक है, तो थोड़ा प्रेशर वहां पर बनता हुआ दिख सकता है, तो उस लिहाज से। और तीसरा ये कि ग्लोबल मार्केट्स ठंडे हैं, बहुत ज्यादा तेजी नहीं, बहुत ज्यादा मंदी नहीं, और हमारे यहाँ भी एक्शन थोड़ा सा कंसोलिडेशन के माहौल वाला है। तो ऐसे में जरूरी होगा कि लेवल्स पर नजर रखनी होगी। पहली बार कल के सेशन में आपने देखा कि बाजार ने लोअर हाइज और लोअर लोज बनाए, तो थोड़ा सा करेक्शन के मूड में जाने का संकेत पहला आता हुआ दिख रहा है। तो अब ऐसे में 8,500 और 8,550 ये 50 पॉइंट की रेंज है जो बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपर की तरफ अगर आज 8,625 के पार निकलकर बाजार टिक पाए, तो फिर आप सोचिए कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी आ सकती है, जो बाजार को 8,700 की तरफ आज या अगले 1-2 दिनों में ले जाने की कोशिश कर सकती है। तो ब्रॉडली पहले छोटी रेंज जो होगी बाजार के लिए वो 8,550 और 8,625 की होगी, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरफ बाजार मूव करता है। लेकिन थोड़ा ऊपर के लेवल पर कोशिश रहना चाहिए। ज्यादा तेजी की पोजीशन बनाने के पहले इंतजार करें, और खरीदारी करने के लिए भी 8,500 के आसपास के लेवल का इंतजार करना ठीक रहेगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और निफ्टी को आज आपको फिर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। इक्विटी रश के कुणाल सरावगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ कुणाल, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे ट्रेड करेंगे बाजार को आज आप? देखिए, जिस तरह हेमंत ओवरऑल स्ट्रक्चर है, और विशेष रूप से बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट आपने देखा कि कल भी होल्ड करा और 18,900 के ऊपर ही बैंक निफ्टी बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि निफ्टी पर भी लॉन्ग करके चलना चाहिए। निफ्टी पर मुझे लगता है कि जो अब मेजर सपोर्ट है इंट्राडे चार्ट अगर आप देखें तो 8550, 8545 के आसपास है, और जो पहला टारगेट मुझे लगता है कि वो 8660 मुझे लगता है कि निफ्टी पर बहुत जल्द आपको आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी भी मुझे लगता है कि बाय करके ही चलना चाहिए। कौन सा स्टॉक है जहां पर आप ज्यादा बुलिश या बेरिश है? देखिए, एक शेयर है जिसमें मुझे लगता है कि इन स्तरों पर भी खरीदा जा सकता है, जहां रिजल्ट आ जाने के बाद कुछ करेक्शन आते हुए हमने देखा है, और ये डीसीबी है। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर यहाँ खरीदें तो 145-150 के लेवल दोबारा आते दिखेंगे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए, आज नतीजों के लिहाज से सबसे बड़ा दिन है। 6 निफ्टी की दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। 15% का मार्केट वेटेज है निफ्टी पे। इन नतीजों का इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, आइडिया, केन इंडिया और एशियन पेंट्स अपने नतीजे आज पेश करेगा। हमारी पूरी टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है, सोनम, आशीष, पूजा, वरुण। चलिए, सबसे पहले आशीष आपके पास जाएंगे। बताइए, इन्फोसिस किस तरह से एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं, कितने बजे आएंगे नतीजे? देखिए, इन्फोसिस पे भरोसा तो बड़ा है जब से डॉक्टर सिक्का साहब ने अपना विजन, अपना रोड मैप क्लियर करा था, लेकिन स्ट्रीट क्लोजली वॉच करेगी एग्जीक्यूशन कैसा होगा। Q4 कमजोर था, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो अब ये तिमाही रिजल्ट्स हैं Q1 के, वो थोड़ा सा एक स्टेडी क्वार्टर होगा। डॉलर आई में एक्सपेक्टेड है कि 3% के आसपास का जंप। हालांकि कुछ हद तक जो हाल फिलहाल एक्विजिशंस करे थे, पनाया हो या स्कैवा हो, उस एक्विजिशन से भी कुछ मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी मोमेंटम और रन रेट अच्छा रहेगा इस बार। मार्जिन्स में हालांकि 160 बेसिस पॉइंट्स की कमजोरी, लेकिन ध्यान रखें Q1 आमतौर पर सीजनली मार्जिन्स के लिहाज से कमजोरी रहता है, क्योंकि कर्मचारियों के जो वेतन बढ़ाए जाते हैं उसका इंपैक्ट आता है, और साथ साथ वीजा का जो खर्च होता है उसका एलोकेशन, उसकी अकाउंटिंग होती है। रुपए में जो कमजोरी आई उससे कुछ हद तक मार्जिन्स को एक्चुअली फायदा मिलेगा, इसलिए 160 बेसिस पॉइंट्स का दबाव, मुनाफा इवेंचुअली 2.5% के आसपास की कमजोरी दिखाएगा। पर क्योंकि मैनेजमेंट जिस तरह के इंडिकेशंस दिए हैं कि डील मोमेंटम स्ट्रांग है, विन रेट्स स्ट्रांग है, पाइपलाइन इंप्रूव हो रही है, हम एक्सपेक्ट करें कि FY16 की जो गाइडेंस थी 6.2% से 8.2% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ पूरे फाइनेंशियल ईयर में, शायद उसे ये कंपनी मेंटेन करे। आज दोपहर में करीब 12 से 1 बजे के आसपास ये नंबर्स आएंगे। ऑलराइट, चलिए तो फिर HDFC बैंक के नंबर्स कैसे आएंगे, सबकी नजर इस पर भी बनी हुई है। पूजा, बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस है? जी, HDFC बैंक से इस बार एक और स्टेडी क्वार्टर की ही उम्मीद की जा रही है। पिछले काफी समय से हम जो देख रहे हैं 20 से 22% की ग्रोथ बरकरार है कंपनी के मुनाफे फ्रंट पर। इस बार भी हमारा अनुमान है कि यहाँ पर 22% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो पिछले क्वार्टर इसमें काफी ज्यादा सुधार था, 1% के भी नीचे आ गए थे NPA के लेवल्स। इस बार भी हमारा अनुमान है कि 0.9% के आसपास ये बरकरार रहेंगे, और मार्जिन में भी किसी तरह को कोई सरप्राइज नहीं, फ्लैट मार्जिन रहेंगे। 4.4% के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बैंक की कैपिटलाइजेशन जो कैपिटल सिचुएशन है वो भी काफी अच्छी है, क्योंकि फरवरी 2015 में बैंक ने कुछ कैपिटल रेज किए थे, जिसके चलते जो टियर 1 कैपिटल था बढ़ के वो 13.5% के आसपास पहुंच चुका है। तो उस लिहाज से भी काफी अच्छी कैपिटल सिचुएशन है कंपनी की। इसके अलावा कंपनी के रिटेल पोर्टफोलियो में किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, और डिजिटल बैंकिंग और अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स को लेकर कंपनी किस तरह की अनाउंसमेंट करती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। को मिला के स्टेडी क्वार्टर HDFC बैंक की तरफ से। ऑलराइट, और 0.5% का वेटेज है इसका निफ्टी में।
सबसे ज्यादा वेटेज वाला यही शेयर है जो आज दरअसल अपने नतीजे पेश कर रहा है। इस पर नजर सबकी बनी रहेगी। लेकिन HUL के नतीजे कैसे आएंगे और इसके अलावा एशियन पेंट्स, आइडिया, केन से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, ये सब बताएंगे ब्रेक के उस पर। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आज बाजार की नजर 6 निफ्टी की कंपनियों पर रहने वाली है जिनके परिणाम आज आने वाले हैं। चलिए ब्रेक से पहले हमने आपको बताया HDFC बैंक, इन्फोसिस किस तरह के नंबर्स पेश करेगा। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बताएंगे आपको कि HUL से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। वरुण बताइए। देखिए HUL के नतीजे बेहतर रह सकते हैं और खासकर वॉल्यूम फ्रंट पे जहां हमारा अनुमान है करीब 6 से 7% के आसपास की बढ़त आपको देखने मिल सकती है। वहीं कच्चा तेल और कमोडिटी की प्राइसेस में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है, इसका फायदा कंपनी को मिलेगा और मार्जिन्स में करीब 90 से 100 बेसिस पॉइंट की बढ़त का अनुमान हम यहाँ लगा के चल रहे हैं। वही कंपनी के जो रॉयल्टी पेमेंट है उसमें करीब 40 बेसिस पॉइंट का ईयर बेसिस पे बढ़त देखने मिलेगी, जिसके कारण कंपनी के जो मुनाफा है उसमें केवल 5 से 5.25% के आसपास की बढ़त आपको देखने मिल सकती है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है उस पर खास नजर रखे और खासकर जो नूडल्स का इश्यू है उसको लेकर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है वो सुनने लायक होगी। बिल्कुल, और आइडिया के नंबर्स की भी आज काफी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन आज ये बाजार बंद होने के बाद आएंगे तो कल इसके ऊपर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। हमने देखा था चौथी तिमाही में मार्जिन्स और प्रॉफिट दोनों फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन आइडिया की तरफ से देखने को मिला था। मार्जिन्स जो करीब 2% बढ़े थे वो इस बार मेंटेन रखेंगे आइडिया, ये ब्रोकरेज हाउसेज अनुमान लगा रहे हैं। 36.6% के मार्जिन से रहेंगे इस बार भी। लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर करीब 4% की कमजोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 905 करोड़ रुपए का ये मुनाफा पेश कर सकती है और इसकी वजह है क्योंकि कंपनी ने जो ऑक्शन प्राइस का 1/3 पेमेंट किया था उसको लेकर दरअसल एमोर्टाइजेशन होगा और कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट को फैक्टर इन करते हुए नजर आएंगे। तो आपको हो सकता है वन ऑफ्स की वजह से मुनाफा थोड़ा कम आता हुआ दिखे, लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि रेवेन्यूज करीब 3% बढ़ते हुए नजर आएंगे। और पिछले 6 क्वार्टर से जिस तरह से हमने देखा है 100% ग्रोथ डेटा वॉल्यूम्स में देखने को मिली है वो काफी उत्साहजनक रहने वाला है इस बार फिर से, क्योंकि इन्होंने टैरिफ्स बढ़ाए हैं और वो मार्जिन्स में ट्रांसलेट होते हुए नजर आएंगे। और कल भी हमने देखा था, इसीलिए स्टॉक में तेजी के साथ पोजीशंस बनाई हैं ट्रेडर्स ने, बढ़त के साथ 1% के इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो ये शेयर भी आज सबके नजर पर रहेगा। लेकिन सोनम ये बताइए केन इंडिया से क्या एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए? केन इंडिया से बेहद ही कमजोर नतीजों का अनुमान है। 3 वजह रहेगी, सरकार के साथ प्रॉफिट शेयरिंग, क्रूड के दाम में आई भारी गिरावट और राजस्थान ब्लॉक के प्रोडक्शन में आई गिरावट। इन सबके कारण साल दर साल कंपनी के तिमाही नतीजे बेहद ही कमजोर रहने वाले हैं, क्योंकि क्रूड इस पहले तिमाही में लगभग 61 से $62 प्रति बैरल पर रहा है, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में $109 प्रति बैरल पर था। तो रियलाइजेशन में भारी दबाव बनता हुआ दिखाई देगा और इसी के कारण ओवरऑल नतीजों पर दबाव बनेगा। वही तिमाही तो तिमाही क्रूड के दाम में 13 से 15% की रिकवरी आई है, तो तिमाही तो तिमाही नतीजे थोड़ी राहत जरूर दिखाएंगे, लेकिन साल दर साल कमजोर रहने वाले हैं। आंकड़े हमारे अनुमान के मुताबिक आय में 36% की गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी ने एक एक्सेप्शनल घाटा दर्ज किया था लगभग 1630 करोड़ का। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो बेस काफी लो हो जाता है और उसकी वजह से मुनाफे में सिर्फ 9% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इस एक्सेप्शनल घाटे को हम नहीं कंसिडर करते हैं तो एडजस्टेड प्रॉफिट में लगभग 62% की गिरावट देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत जरूरी होगी वेदांता और केन मर्जर डील पर, और साथ ही गाइडेंस जरूरी होगा राजस्थान ब्लॉक को लेकर, जहां पर प्रोडक्शन रैंप अप फाइनेंशियल ईयर 16 में देखने को मिलेगा कि नहीं। ऑलराइट, तो कच्चे तेल की कमजोरी से ये शेयर काफी पिटा है, देखना होगा नंबर्स किस तरह से आते हैं। लेकिन कच्चे तेल की कमजोरी से एशियन पेंट्स को काफी फायदा भी होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पूजा बताइए क्या इस बार फायदा होगा, क्योंकि पिछली बार ऐसा कुछ हुआ नहीं था? जी, कच्चे तेल में जो कमजोरी है उसका फायदा यहाँ पर एशियन पेंट्स को जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। मार्जिन्स के फ्रंट पर अगर हम बात करें तो एक बड़ा देखने को की उम्मीद की जा रही है। इस बार हमारा अनुमान है कि इनके मार्जिन्स में करीब 97 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई किसी तरह कोई मेजर हाइक नहीं लिया था। इस बार कंपनी में जो भी हाइक था वो FY 15 में ही लिया था, तो यहाँ पर कोई प्राइस में किसी तरह से कोई सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा जो ओवरऑल डिमांड एनवायरमेंट है वो भी काफी सबड्यूड है और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है उसमें भी जो ग्रोथ है उसमें भी कमी देखने को मिली थी। हमारा अनुमान है कि टोटल इनकम में करीब 8% के आसपास की बढ़त और मुनाफे में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है। और इनके इंटरनेशनल ऑपरेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल कोटिंग्स में जो एक हल्की बढ़त देखने को मिली थी और साउथ एशिया की तरफ से जो एक सस्टेनेबल परफॉर्मेंस है उसकी वजह से हमारा अनुमान है कि इनके इंटरनेशनल फ्रंट पर रेवेन्यू 11 से 12% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल
मिल सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक डेकोरेटिव वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने का अनुमान है इस तिमाही। ऑलराइट, चलिए बस तो ये तमाम ऐसे निफ्टी के 6 दिग्गज हैं जिनके नंबर्स आज आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि यही नंबर्स आएंगे। आज आइशर मोटर के नंबर्स आएंगे, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स आएंगे, एडलवाइज, सेंचुरी प्लाई, टाटा स्पॉन्ज, तो काफी सारी छोटी मझौली कंपनियां भी हैं जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। चलिए, इन नतीजों पर तो सबकी नजर है ही, लेकिन सन फार्मा पर भी आज फोकस सबका बना हुआ है। दरअसल सन फार्मा ने चालू वित्त वर्ष के लिए प्रॉफिट वार्निंग जारी कर दी है। कंपनी के एमडी दिलीप सांघवी का कहना है कि रैनबैक्सी के विलय के कारण लगातार बढ़ेगी, जिससे मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। We expect our consolidated revenue and profits to be adversely impacted due to the factors that I have now highlighted. We are working towards addressing these challenges and building a more robust organization. Post this consolidation phase, we believe that the company will be better placed to pursue higher than industry growth. तो सन फार्मा का शेयर आज लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। हमने देखा कल 1000 रुपए के नीचे 950 के आसपास जाकर इसने क्लोजिंग दी है। स्पार्क के शेयर पर भी नजर रखिएगा, इन्हीं की ग्रुप कंपनी है सन फार्मा एडवांस रिसर्च, ये स्टॉक भी आपके नजर पर जरूर होगी। मैक्वायरी ने सन फार्मा पर इसी बीच अपना लक्ष्य देखिए घटा दिया है, 1100 से घटाकर 1000 रुपए किया है, यानी 100 रुपए अपना टारगेट घटाया। तो ब्रोकरेज हाउसेज भी यहां पर अब थोड़े कॉशियस होते हुए, आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में भी सन फार्मा ने निराश किया था इनके नतीजों ने और एक तेज गिरावट देखने को मिली थी इस स्टॉक में, और अब नतीजों से पहले खुद कंपनी ने आके कह दिया है कि इस बार भी थोड़ी चिंता की बात है। FY 16-17 का EPS अनुमान 15 से 10% घटा दिया, यानी 5% EPS अनुमान भी कट किया है मैक्वायरी ने। तो ये शेयर आज सबकी नजर पर रहने वाला है। चलिए लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक और आपको बताएंगे कौन से दूसरे स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। साथ ही में सोने और क्रूड में आपको किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए आज के सत्र में, ये सब बताएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से CNBC आवाज पर। चलिए अब आपको बताते हैं कौन से शेयर हैं जहां पर आज आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में है। और पूजा सोनम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बताइए कहां पर रहे नजर आज। शुरुआत नतीजों के साथ ही करते हैं। हिंदुस्तान जिंक ने कल मार्केट आवर्स के बाद अपने तिमाही नतीजे घोषित किए थे और कंपनी ने मार्जिन फ्रंट पर पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, क्योंकि वहां पर एक गिरावट की उम्मीद रखी जा रही थी पावर एंड फ्यूल खर्चों में बढ़ोतरी के कारण, रॉयल्टी पेमेंट के कारण, लेकिन कंपनी फिर भी अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाई है। 45.7% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 45% के मुकाबले। आय में लगभग 21% की बढ़ोतरी हुई है और मुनाफे में 19% की बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस के नतीजों की बात करें तो काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी की तरफ से, मार्जिन में अच्छा खासा 22 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन देखने को मिला है। बोरिंग कॉस्ट में कमी के चलते मार्जिन में ऐसी बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा जो लोन डिस्पर्सल थे वहां पर भी काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मुनाफे में करीब 19% की बढ़त और NII में 30% की अच्छी खासी बढ़त इस बार कंपनी ने पोस्ट की है। टाटा कॉफी के नतीजे थोड़े से सुस्त रहे, लेकिन कंपनी के मार्जिन में एक बहुत बड़ा दबाव दिखाई दे रहा है। मार्जिन 16.6% के डिलीवर किए हैं पिछले साल के 21.3% के मुकाबले, और मुनाफे में 16% की गिरावट दिखाई दे रही है। नतीजों के अलावा कुछ और काउंटर्स की बात करें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और क्रिसिल का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर खबर निकल कर आई कि अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का कारोबार है वो क्रिसिल के द्वारा उसकी रेटिंग की जाएगी। भारतीय एयरटेल फोकस में, जहां पे अफ्रीका की 4 सब्सिडीज को बेचने के लिए कंपनी ने करार कर लिया है फ्रांस बेस्ड टेलीकॉम ऑपरेटर ऑरेंज के साथ। और आखिर में बात करते हैं ओवरऑल रियलिटी की। यहाँ पर RBI का कहना है कि कंपनी अब FII लिमिट 30% तक बढ़ा दी है, तो वहां पर अब जो FII की तरफ से खरीदारी है वो 30% तक देखने को मिलेगी। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। तो ये स्टॉक्स पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। लेकिन चलिए कमोडिटी बाजार का रुख करते हैं। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर सोना बेचने की वजह से सोने में बड़ी गिरावट कल के सत्र में देखने को मिली। जी हाँ, सोना कल 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। सोना $1100 के नीचे लुढ़क गया है। वहीं सऊदी अरब के एक्सपोर्ट कम होने से क्रूड के दाम भी देखिए आप इस समय गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। नामिस पर भाव $50 के नीचे, ब्रेंट क्रूड $57 के नीचे ट्रेड कर रहा है। उधर कल डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे कमजोर होकर 63.66 पर जाकर बंद हुआ। कमोडिटी और करेंसी बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले सोने में ही आपसे एक राय लेना चाहूंगा। जिस तरह से हमने देखा कल 5 साल के लोज पर सोना पहुंच गया,
अचानक से बिकवाली हुई। शंघाई और न्यूयॉर्क में 33 टन सोना बाजार खुलते ही बिक गया और बायर्स नहीं थे। जापान का बाजार भी बंद था। ये बताइए, आज कुछ रिबाउंड के एक्सपेक्टेशंस हैं या आपको लगता है आज भी प्रेशर में रहेगा? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। मुझे लगता नहीं कि कोई रिबाउंड यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर जो है वो नेगेटिव हैं। साथ में जो सेल ऑफ आया है वो और सेल ऑफ की वजह से महत्वपूर्ण जो लेवल्स थे वो ब्रीच हुए हैं, जो कि 1120 का एक स्ट्रांग सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रीच किया और अब प्राइस $1103 के आसपास चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स ब्रीच हुए हैं और काफी कंसोलिडेशन के बाद ये लेवल ब्रीच हुए हैं, तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हावी होता हुआ दिखाई देगा। तो हमारा व्यू यही है कि गोल्ड के अंदर अभी भी ट्रेंड डाउन ही है और गोल्ड के अंदर बिकवाली करके चलें। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से करीबन 25,100 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। इंट्राडे में टारगेट करीबन 24,900 तक देखने को मिल सकता है और अगर हम एक पोजीशन टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 24,500 तक के लेवल इस कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकते हैं। और यूएस में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट इस साल बढ़ने की बात हो रही है, यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, हमने देखा डॉलर इंडेक्स 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है 98 के आसपास। ये बताइए, रुपए में क्या आज फिर कमजोरी की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए? कैसे ट्रेड करेंगे रुपए को? देखिए, कल की अगर हम ट्रेडिंग सेशन को देखें तो आफ्टरनून के बाद एक वीकनेस इंडियन रुपीस में देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी वही ट्रेंड यहाँ पे कायम रह सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली और इंडियन रुपीस भी थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ था कल। तो आज भी मुझे लगता है कि ट्रेंड ऊपर का ही रहेगा। तो इंडियन रुपीस में हमारी बाय कॉल रहेगी तो करीबन 63.65 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमें लगता है 63.90 तक देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया अनुज आपका इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल आपसे विदा लेने का, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC के साथ ही आप, क्योंकि आशीष और नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे और लेकर आएंगे स्टॉक 2020 का इंटरेस्टिंग मुकाबला।